नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन बायो-सावर्त के नियम का एप्लीकेशन 1 कर चुके। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र 2 फेज अपन ने इसमें लिए थे। पहला, कुंडली के केंद्र पर, इसको बी सेंटर लिख दें, कितना था, μ0 Ni/2r है ना। और दूसरा है कुंडली के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/r²/2 r² + x² की पावर 3/2। तो ये 2 कैलकुलेशन, एप्लीकेशन तो एक ही मानी जाएगी, पर ये 2 कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं। फिर इसमें अपन ने कुछ जो चीजें जानी, उनमें यह भी जाना कि किसी भी वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान उसके केंद्र पर होता है, जो इतना है। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, वह टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। ये सब कुंडलियों से ही रिलेटेड है। एक विशेष प्रकार की ऐसी संरचना है जिसका उपयोग करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों की विशेष संरचना जिसका उपयोग हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ये रिपीट कर दिया मैंने ना। अब कौन सी संरचना था, तो उसको हिंदी में सुनिए आप ध्यान से। उभयनिष्ठ अक्ष पर, यानी अक्ष कॉमन है, समान आकार की, मतलब त्रिज्या भी बराबर है, ऐसी 2 कुंडलियां भी 2 हैं, जिनमें समान धारा, मतलब धारा भी समान है, समान दिशा में प्रवाहित हो तथा जिनके केंद्रों के बीच दूरी कुंडलियों की त्रिज्या के बराबर हो, तो ऐसी संरचना को हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। बना के दिखाता हूं सब मैंने। ये सब उभयनिष्ठ अक्ष का मतलब कॉमन एक्सिस। ये उभयनिष्ठ अक्ष ले लिया अपन ने, ठीक है। समान आकार की, मैं कलर चेंज करता जाऊंगा, ये सब समान आकार की, दोनों को सेम शेप में लेना है आपको, है ना। इसको कुंडली ए बोल दे तो इसका केंद्र ए बोल देते हैं, इसको कुंडली बी तो इसका केंद्र बी। समान आकार की, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या भी r रहेगी, परिभाषा के अनुसार। समान आकार की ऐसी 2 कुंडलियां जिनमें समान धारा समान दिशा में, तो सब दोनों में धारा भी समान दिशा में कर देता हूं और धारा का मान भी मैं समान लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया I, इसमें भी I, तथा जिनके केंद्रों के बीच दूरी त्रिज्या के बराबर हो। ये सब इनका सेंटर जो अक्ष पर है, दोनों के बीच की दूरी R होनी चाहिए। तो केंद्र से कुंडली A की दूरी और केंद्र से कुंडली B की दूरी r/2 मतलब दोनों के बीच की दूरी कुंडलियों की त्रिज्या के बराबर। ये जो संरचना आपके सामने दिख रही है, आपको जो बनाई गई है, इसी को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, है ना। तो परिभाषा में यही बोला था, उभयनिष्ठ अक्ष पर समान आकार की ऐसी 2 कुंडलियां जिनमें समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो तथा जिनके केंद्रों के बीच दूरी कुंडलियों की त्रिज्या के बराबर हो, ऐसी संरचना को हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। क्लियर सब। अब सब ग्राफिकली
थोड़ा सा दिखाते हैं अपन। ये जैसे ए कुंडली का केंद्र, ये कुंडली बी का केंद्र, अपन इसका ग्राफ खींच ही चुके हैं, है ना, अक्ष पर। तो आप खुद देख लीजिए बिंदु ओ कहां है, कुंडली ए की भी अक्ष पर ही है और बी की भी अक्ष पर ही है। कुंडली ए में भी सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर ही होगा। इसी प्रकार कुंडली बी में भी सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर ही होता है ना। मध्य में देखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा अधिक होगा, हल्का सा है ना, ज्यादा नहीं, पर लगभग लगभग इन दोनों के बीच चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट रहेगा, स्थिर बना रहेगा, है ना। तो सब हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के बीच चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है। ये तो होगी संरचना। अब इसमें सब ये अपन से जो पूछता है, जैसे न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, डायरेक्ट टॉपिक भी हो सकता है। अभी अपन से पूछता है कि बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करके बताओ। बिंदु ओ दोनों कुंडलियों के बीच का बिंदु है और कहां पर है, दोनों कुंडलियों की अक्ष पर है। तो केंद्र वाला फॉर्मूला तो काम में आने वाला है ही नहीं, है ना। अब देखो सब, मध्य बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये लेट साहब बी ओ लिख दें साहब, ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र व बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग क्यों लिखा मैंने, देखो दोनों कुंडलियों में धारा समान है, दोनों की त्रिज्या समान है, मध्य बिंदु से दोनों की दूरी भी समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा ही। अब दिशा देखो, ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय दिशा में, अब भी बी के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है। अगर इसके कारण देखो आप तो भी इधर ही है और उसके कारण देखो तो भी इधर ही है, तो दोनों के कारण एक ही दिशा में है, तो स्वाभाविक है परिणामी सदिश योग का कोई मतलब ही नहीं है, परिणामी बीजगणितीय योग के बराबर। अब दूसरी बात, सभी चीजें दोनों के लिए सेम है, तो ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर मतलब बिंदुओं पर और बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदुओं पर बराबर होंगे, उसमें अलग अलग होने का कोई कारण ही नहीं है। तो सब इसका मतलब ओ पर चुंबकीय क्षेत्र या तो ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, उसका 2 गुना कर दो, या बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल के उसका 2 गुना कर दो, क्योंकि दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो समान ही है, दोनों में धारा समान, दोनों की त्रिज्या समान, दोनों से बिंदु की दूरी समान, है ना। तो आप चाहे ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, दुगना कर देना, या बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, दुगना कर देना, है ना। तो सब कोई सभी निकाल देते हैं। अब थोड़ा सा कंजस्टेड लेते हुए इसी पन्ने पर बैठे, इसने ओ पर चुंबकीय क्षेत्र 2, ए के कारण निकालोगे ओ पर अक्ष पे ही आएगा, बी के कारण निकालोगे ओ पर तो अक्ष पर ही आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला ले, अक्ष वाला, μ0 n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल बाई 2, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अक्ष पर केंद्र से दूरी x बताइए, है ना, केंद्र से दूरी को x कहते हैं। अगर a के देखेंगे तो सामने की तरफ r/2 और b से देखेंगे तो पीछे की ओर r/2, तो क्योंकि x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2, प्लस माइनस इससे लिखा कि ओ कुंडली ए के तो सम्मुख है, सामने है, और कुंडली बी के पीछे की तरफ है, इससे प्लस माइनस रखो साहब वैल्यू। इसलिए ऊपर चुंबकीय क्षेत्र μ0
NiR² अपॉन R²। x की जगह अपने को रखना R/2, यहाँ x² है तो R/2 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा R² अपॉन 4 होल पावर 3/2। क्लियर होगी बात, है ना? कोशिश कर रहा हूं इसी पेज पर हो जाए काम, है ना? देखते हैं। अब R² को तो उठा लो आप बाहर, R² को बाहर निकालोगे 3/2 पावर है, तो बाहर ऊपर का पद तो ऐसे लिख दूं μ0 NiR², और मैंने R² को कॉमन निकाला, उस पे पावर 3/2 है, तो क्या दिखेगा अपने को बाहर R³। ये तो R की बात होगी। इधर बचा 1, इधर बचा 1/4, 1 + 1/4, सीधे हिंदी में बोले तो 1.25, या आप ऐसे नहीं बोलो तो 5/4, कि 1 + 1/4, 1 + 1/4 यानी 5/4, 5/4 पर पावर है 1.5 यानी 3/2। अब 5, ये देखो 1.5 पावर लगा दी, 1.5 का मतलब 1.5 पावर, 3/2 का मतलब 1 और आधी, अपॉन में कितना हुआ 5/4 है ना, तो अपॉन में 4√4, ठीक है ना? तो ये दोनों पे 3/2, ऊपर वाला 5/4 था, 5/4 पे 1.5 पावर, 1 और आधा 1.5, 4 पर 1.5 पावर, 1 और आधा 1.5, है ना? अब देखो 1 R तो बच रहा है नीचे, ठीक है? ये 4 का रूट 2 तो 8 ये 2 और इंटू 4 यानी 8, है ना? तो ऐसे लिख देता हूं मैं, संख्या को एक तरफ करता हूं, ये 8 ये ऊपर चला गया, अपॉन 5√5, बिल्कुल क्लियर है ना? अब अपने पास इधर क्या बचता है, इधर बचता है μ0 Ni/R, ठीक है ना? आप इसको सोल्व करेंगे तो B0 ये आएगा 0.716, सोल्व करके देख लेना, है ना? μ0 Ni/R, क्लियर साहब? अब अगर मान लीजिए आप केंद्र से तुलना करना चाहते हैं, यह केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, μ0 Ni/R है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो साहब, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 1.432, 716 का दुगना करेंगे तो 1432 यानी 1.432, और यहां पर आप 2 का डिवीजन करेंगे μ0 Ni/2R। अब μ0 Ni/2R क्या होता है सब? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। इसका मतलब यह हुआ, बस यहां लास्ट रिजल्ट लिख देता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए और ये काम इसी पेज पर खत्म हो जाए। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य में बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र किसी कुंडली के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, अब कुंडली के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? उसके केंद्र पर। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के बीच में, ये बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान, दोनों में से कोई सी भी कुंडली, दोनों सेम है ना, का मान प्रत्येक कुंडली के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मतलब सबसे ज्यादा केंद्र पर था, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुना होता है? 4.32 गुना होता है। तो ये सिंपल आपके सामने कंप्लीट टॉपिक इसी पेज पर आ गया, बस यहां से मैं यहां ले गया क्योंकि इस एक लाइन के लिए फिर मेरे को आगे अगला पेज लेना पड़ता, फिर वो बात चूक जाता। अब तो सबके सब सामने है, देखो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों की संरचना सामने, ग्राफ सामने है, डेरिवेशन छोटा सा है वो आपके सामने है।
तो सब ये एप्लीकेशन 1 तो कंप्लीट होगी और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी, अंतिम बात यही थी पहली एप्लीकेशन से जो बायो सावर्त की अपन कर चुके, उससे रिलेटेड ये बात थी हेल्महोल्ट्ज कुंडली, ये भी अपन ने पूरा कर दिया। अब अपन एप्लीकेशन 2 पर आते हैं, दूसरे अनुप्रयोग पर आते हैं। बायो सावर्त के 2 ही अनुप्रयोग अपने सिलेबस में हैं, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि न्यूमेरिकल से कोशिश की जाएगी कि आपका काम पक्का कर दिया जाए, है ना। इसलिए न्यूमेरिकल को हो सकता है थोड़ा ज्यादा चला लें, लेकिन फिलहाल अनुप्रयोग 2 है ना। तो पहले बात करें साहब अनुप्रयोग 2 का। क्लियर साहब? अनुप्रयोग 2 क्या है साहब? तो अनुप्रयोग 2 सिंपल है, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैं लिख देता हूं, है ना। सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो सब सीधा सीधा अपन ने लिख दिया जो मोटिव है। अब सब उस हिसाब से अपने को काम करना है, बायो सावर्त के नियम का इस्तेमाल करना है। बार बार मैं लिख दिया करता हूं बायो सावर्त का नियम ताकि आपको याददाश्त में बना रहे। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा के लिए मैंने एक बात बता रखी है कि जब भी व्रत आएगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है। हर जगह तो नहीं होता, आप एप्लीकेशन चेंज होगी तो अभी आपके सामने देखते हैं क्या होता है ना। अब मैं चित्र इधर ले लेता हूं ताकि आपको बात को ढंग से समझा सकूं। ये सीधा लंबा एक चालक ले लिया मैंने, एक्स वाई कह दीजिए आप इसको, है ना। अब थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा दिख रहा हो तो इसमें धारा प्रवाहित है, ये धारा प्रवाहित है, धारा को आई लिख देते हैं अपन। अब मोटिव है कि इस तार के सम्मुख, मतलब ठीक सामने, है ना, आपको डी दूरी पर, तो दूरी को यहां पर अपन रिप्रेजेंट करेंगे डी से, बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। यह उद्देश्य दे दिया गया है आपको। अब आपका यह काम है, आपको बायो सावर्त से काम कंप्लीट करके दिखाना है। तो प्रेक्षण बिंदु P है और तार के सम्मुख है, मतलब ठीक सामने है। इस पर आपको इस सीधे लंबे तार XY के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बायो सावर्त कहते हैं सबसे पहले आप अल्पांश लीजिए, जहां धारा प्रवाहित है तो तार पर धारा प्रवाहित है, तार पर अल्पांश लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं। तो सब बिंदु O से L दूरी पर यह हमने एक अल्पांश चूज कर लिया, इसको DL कह देंगे अल्पांश को। हाथों हाथ में लिख भी देता हूं कि अल्पांश DL, है ना साहब। तो इस अल्पांश को अपन DL कह देते हैं और जाहिर भी कर देते हैं, अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। ये बिंदु O डैश शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, और DL अल्पांश। तो सब जैसा बायो सावर्त ने कहा कि सबसे पहले अल्पांश लीजिए, अपन ने ले लिया। चलिए अब बायो सावर्त कहते हैं इस अल्पांश को P से मिलाइए, मिला दिया, है ना। ये अल्पांश थोड़ा सा टेढ़ी सी लग रही लाइन, मैं उसको एक बार सीधा कर लूं, है ना, वो थोड़ा सा चित्र फेयर टाइप का लगना चाहिए। ये सब अब लगभग सीधा लगा। तो सब ये मिला दिया जैसा बायो सावर्त कहते हैं। अल्पांश से, अल्पांश तो आपने मध्य बिंदुओं से L दूरी पर लिया है, कहीं भी ले सकते थे आप, इसके लिए बाउंड नहीं, ऊपर भी ले लो नीचे भी ले लो, लेना वहां है जहां धारा प्रवाहित है। उससे प्रेक्षण बिंदु को मिलाओ, मिला दिया। इस दूरी को आपको क्या बोलने का बोला गया है? इस दूरी को आप बोलेंगे स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। चलो सब
सभी तैयारियां होगी। अब इसमें कोण भी दिखा दें, है ना। अल्पांश और प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण, उसको थीटा बोलना है, बोल दिया। तो सब सीधे लंबे धारावाही चालक पर लिए गए अल्पांश डीएल के कारण प्रेक्षण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट से, ठीक है ना। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट से, तो डीबी। अब देखो किसका क्या क्या करना है। μ0/4 पाई, ये तो एज इट इज रहेगा। धारा आई है, आई ही लिखो। अल्पांश डीएल ही है, डीएल ही लिखो। थीटा 90 नहीं है, थीटा थीटा ही है, तो साइन थीटा ही लिखो। अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी आर ही है, तो आर ही लिखो। इसमें कुछ भी जो फिजिकल क्वांटिटी वो कम ज्यादा नहीं हुई, सारी फिजिकल क्वांटिटियां एज इट इज। जैसे वृत्त में तो अपन स्मॉल आर की जगह त्रिज्या आ जाती थी, थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाता था, तो वृत्त में तो एक चीज ऐसा हुई थी हमारे सामने। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां तो ऐसा कैसा आ गया, कोई चीज में से हट ही नहीं रही। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को तो एक्स वाई यानी कंप्लीट तार के कारण निकालना है। कंप्लीट तार के कारण निकालने के लिए इसका मैं समाकलन करूंगा, इसका समाकलन पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे पॉसिबल नहीं है? ऐसे पॉसिबल नहीं है कि जैसे ही मैं अल्पांश डीएल की पोजीशन चेंज करता हूं, डीएल की पोजीशन चेंज करते ही दो चीजों में परिवर्तन होगा। एक तो परिवर्तन हो जाएगा थीटा में, और एक परिवर्तन हो जाएगा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी स्मॉल आर में। तो दो वेरिएबल हैं भाई, एक अकेला वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में कर देंगे, उसी के सापेक्ष कर देंगे। लेकिन यहां तो चक्कर ये हो रहा है कि साहब अल्पांश के लिए तो हो ही गया डायरेक्ट, उसमें कुछ काट छाट हुई नहीं। अब साहब संपूर्ण तार एक्स वाई के लिए तो इसका समाकलन कर दो। अब इसका समाकलन करो कैसे? इसका समाकलन करेंगे तो साफ दिख रहा है, चेंज द पोजीशन ऑफ डीएल ऑन वायर, देन ऑल्सो टू फैक्टर आर चेंज, वन इज आर, सेकेंड इज थीटा। दो चीजें एक साथ चेंज होती हैं, आर भी चेंज होता है, थीटा भी चेंज होता है, तो इंटीग्रेशन की पोजीशन भी नहीं है। तो साहब अब इस नियम को देखने के लिए हम पी साइड पे जाते हैं। अभी तक तो तार की तरफ खड़े होकर देखते थे, अब इस बायो सावर्ट को पी साइड से देखो। पी साइड से देखने के लिए ये दूरी तो 90 डिग्री यानी लंबवत दूरी बोलेंगे इससे, है ना। 90 डिग्री का कोण है जो हमने डी दूरी पे, तो मोटी हुए अपना डी दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं। तो साहब लंबवत दूरी से एल दूरी पर, या लंबवत दूरी वाले बिंदु O से एल दूरी या तार की एल लंबाई द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण मान लीजिए फाई है। यानी अब थीटा को तो आप लुप्त कीजिए और थीटा की बजाय आप बात कीजिए फाई की। यानी अब बायो सावर्ट को आप देखिए पी साइड से, और आपको इसमें जो दो वेरिएबल हो रहे हैं उन वेरिएबल्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए कांस्टेंट में। कांस्टेंट कौन है? तार से बिंदु की दूरी डी कांस्टेंट है, तो आर को भी डी में चेंज कर दो। अब देखते हैं, देखा रिजल्ट क्या आता है ऐसा करने से। तो तार की एल लंबाई द्वारा प्रेक्षण बिंदु पी पर आंतरिक कोण फाई है, तो साहब पहला चेंज आएगा थीटा में, थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस फाई, रखना पड़ेगा उसमें क्योंकि अब हम पी साइड से देख रहे हैं। चलो सब, दूसरा आर को कांस्टेंट में चेंज करो, तो जिसको चेंज करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जिसमें चेंज करते हैं उसे हमेशा बटे में लिखते हैं। तो हो गया कर्ण बटा आधार।
कर्ण बटा आधार को अपन कहते हैं सेक फाई, सेक फाई कहलाता है। आधार बटा कर्ण कोस, तो कर्ण बटा आधार सेक, है ना। इसलिए स्मॉल आर बराबर रख देंगे डी सेक फाई। चलो सब, एक चेंज तो ये पुट करना है, आर की जगह ये रखना है एक में। अब डीएल, क्योंकि आर डी में चेंज हो चुका, एल द्वारा आंतरिक कोण ले चुका, तो एल भी नहीं रहेगा इसमें। एल को भी किस में चेंज करो? कांस्टेंट में। ठीक है साहब। नेक्स्ट चेंज, एल चेंज इन डी, जिसको चेंज करते हैं उससे हर ऊपर की तरफ लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिसमें चेंज करते हैं उसे बटे में लिखा जाता है ना। ये हमेशा ध्यान रख लो, ये तो छोटी मोटी बात है। एल लंब, डी आधार, लंब बटा आधार को कहते हैं 10, तो ये हो गया साहब 10 फाई। इसलिए सिंपली एल बराबर क्या हुआ? D10 फाई। अब अपने को एल तो चाहिए नहीं, अपने को तो डीएल चाहिए, तो अवकलन करो सब। अवकलन किसके रेस्पेक्ट में? फाई के। डी तो कांस्टेंट है, स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, तो अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करोगे? अवकलन करेंगे आप फाई के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखो साहब, अवकलन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू फाई। आता है dl d फाई, डी कांस्टेंट, 10 फाई का क्या हुआ सब? अवकलन सेक स्क्वायर फाई। इसलिए dl इज इक्वल टू d सेक स्क्वायर फाई d फाई। ये सब सभी चेंजेज एक में रख के देखो क्या परिस्थितियां पहले जैसी हैं या बेहतर होती हैं। पहले तो दो वेरिएबल थे, तो पहले तो समाकलन करने की स्थिति थी ही नहीं। जब ऐसी स्थिति नहीं थी तो हमने कहा कि तार की एल लंबाई द्वारा बिंदु पी पर आंतरिक कोण फाई मान लें। अब चेंज करें, देखा है ना। तो साहब ये और ये तीनों वैल्यू किसमें पुट कर दो साहब? समीकरण 1 में ना। पेन चेंज करता रहता हूं ताकि वो आपको लगे सही सान। अब 1 से dB अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू0 I अपॉन 4 पाई, ये सब चीजें तो अलग कर दी मैंने, म्यू0 I अपॉन पाई। dl की जगह लिखो साहब। अब देखो अपन क्या लिखते जा रहे हैं, dl की जगह d सेक स्क्वायर फाई d फाई, ये dl की जगह रख दिया। साइन थीटा, थीटा की जगह आप 95 माइनस फाइव लिखोगे, तो साइन 90 माइनस फाइव यानी हो गया कोस फाई। मैंने रख दिया सब, थीटा की जगह 90 माइनस फाइव, तो साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कोस फाई। अपोन में आ जाओ। अपोन में आपके पास क्या है? आर स्क्वायर, आर की वैल्यू डी सेक फाई, इसका स्क्वायर करो तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। थोड़ा सा काटने के लिए मैं अदर कलर ले लेता हूं। एक डी से डी कट गया सब, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कंप्लीट कट गया। अब आपके पास देखो कांस्टेंट क्या क्या बचे, उनको एक तरफ करते हैं। म्यू0 कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट। इधर क्या बचता है आपके पास? कोस फाई डी फाई, ये बचता है सब आपके पास। अब अगर आप इसका एनालिसिस करो तो इसके एनालिसिस में सभी चीजें किस में कन्वर्ट होगी? कांस्टेंट में। देखो सब, केवल अब तार की एल लंबाई द्वारा आंतरिक कोण ही रह गया, यही वेरिएबल है। अब आप समाकलन कर सकते हो और संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब ये केवल पी पर आंतरिक कोण मांग रहा है। अभी जैसे ये सिरा एक्स है,
ये सिरा y है। अब इसको x सिरे और y सिरे द्वारा OP के संगत आंतरिक कोण चाहिए। OP के संगत आंतरिक कोण चाहिए, है ना। OP के संगत सिरे x द्वारा आंतरिक कोण मान लिया आपने φ1 और OP के संगत सिरे y द्वारा आंतरिक कोण मान लिया आपने φ2। तो संपूर्ण धारावाही चालक के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो सब अतः संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये लो सब, तो आपको समझ में आ गया ट्रिक। इस पोजीशन में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, इसने आपने पलटी मारी। पलटी मारी का मतलब आपने फॉर्मूले को पी साइड से देखना चालू। बायो-सावर्त थी, उसमें कोई चेंज तो हुआ ही नहीं, है ना। जब आपने पी साइड से देखा, फिर आपने चेंजेस किए, तो अब जो इक्वेशन उभर के आपके सामने आती है चेंजेस करने के बाद, उस इक्वेशन में आपको साफ दिखता है कि साहब अब आपको पी पर आंतरिक कोण चाहिए, सिरे x द्वारा, सिरे y द्वारा, पर चाहिए किसके संगत? OP के सापेक्ष, क्योंकि आपने फाई भी OP के सापेक्ष लिया था। अब संपूर्ण, तो अब आ जाओ B लिख दें, B कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, μ0 I अपॉन 4 पाई D समाकलन कहां से कहां तक का? φ1 से φ2 का। अब एंगल किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो आप? आपने एंगल लिया है OP के रेस्पेक्ट में। अब OP के रेस्पेक्ट में तो चक्कर पड़ रहा है, φ1 नीचे है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, और φ2 ऊपर है यानी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों एंगल क्लॉकवाइज हों तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज हो तो फिर आपको लिमिट लगाने से पहले सोचना चाहिए। यानी -φ1 से +φ2 लिखेंगे। अगर दोनों क्लॉकवाइज होते तो आप सिंपली φ1 से φ2 लिखते, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो भी आप सिंपली φ1 से φ2 लिखते, लेकिन इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज है तो दोनों को प्लस लिखा ही नहीं जा सकता। एक को प्लस लिखेंगे तो दूसरे को माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने तीर सहित दिशा दिखा रखी है ना। cos फाई d फाई, इंटीग्रेशन कर दें सब, कोशिश करते हैं यहां पर करने की, बस कचरा नहीं होना चाहिए ना। मैं कलर इसीलिए चेंज करता जा रहा हूं ताकि दिखने में कहीं गड़बड़ नहीं हो। इंटीग्रेशन करें सब, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, इसको तो बॉक्स में डाल दें, तो बायो-सावर्त का नियम है ना। ये इसको हटा दें बायो-सावर्त के नियम को, इससे अब अपने को क्या मतलब, अपना काम हो ही चुका, तो इसको हटा दें, या स्पेस मिल जाएगी, इसी पेज पे हो जाएगा तो अपने लिए बेटर रहेगा ना। सब इंटीग्रेशन करें, b ये μ0 I अपॉन 4 पाई d अपॉन 4 पाई d। थोड़ा सा मैं शब्दों में छोटा कर रहा हूं, कंप्रोमाइज कर रहा हूं। कोस फाई का समाकलन, कोस फाई का समाकलन साइन फाई है ना। लोअर लिमिट -φ1 और अपर लिमिट +φ2। अपने को लिमिट ही रखनी, उच्च सीमा और निम्न सीमा, यानी b बराबर μ0 I अपॉन 4 पाई d, उच्च सीमा φ2 है, साइन φ2 माइनस निम्न सीमा साइन, इसको मैं मझला कोष्टक कर देता हूं, थोड़ा सा ब्रैकेट को छोटा बड़ा कर देते हैं, उस ब्रैकेट से क्या अंतर बता दूंगा मैं ना। ये -φ1 समझ गए होंगे आप।
अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये सब सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सब निकल गया। बिल्कुल सिंपल ही है ना आपके साथ। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें, क्योंकि इससे संबंधित बातों को और समझेंगे अभी। तो ये सब एप्लीकेशन 2 कंप्लीट है, थ्योरी मैंने बोल दी है ना, और मोशन लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, तो ये सब चीजें आपको डीपीपी के या इनके रूप में मिल भी जाएंगे। जो आपको जो भी मटेरियल है वो सब मिल जाएगा, जो हम बोल रहे हैं वो सब अवेलेबल मटेरियल है। क्लियर साहब? तो ये सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण सम्मुख यानी डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साहब, इससे संबंधित बात है ना, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात तो करनी है, फिर बाकी जो बात करूंगा उस पर मैं आपको समझाता हूं ना। तो साहब अब ध्यान से समझना, यदि चालक धारावाही है ना, धारावाही चालक की लंबाई अनंत है, की लंबाई अनंत है ना। अब बात को समझना थोड़ा सा, ये सबसे ज्यादा काम आएगा आपके, है ना। इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा, पॉसिबल है पूरा पूरा, इस पे ज्यादा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यदि धारावाही चालक की लंबाई अनंत है, मैं उधर ले जाता हूं आपको। आपने एंगल φ1 और φ2 किससे लिए? ओपी से। देखो आप ओपी के संगत ले रखे हैं आपने, है ना। अब जैसे जैसे अनंत लंबाई होगी तो तार एक्स सिरे से भी बढ़ेगा, वाई सिरे से भी बढ़ेगा। अब ध्यान से देखना, तार को नीचे लाओ, φ1 बढ़ेगा, तार की लंबाई ऊपर करो तो ये φ2 बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी φ1 और φ2 भी बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि आप अनंत लंबाई की कह रहे हो, तो अनंत लंबाई के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। अनंत लंबाई के लिए एंगल φ1 बराबर होगा एंगल φ2 के, और ये लगभग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इससे हो ही नहीं सकता। आप चित्र को जैसे मैंने आपको समझाया, 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, 89 रह सकता ही है, लेकिन अब मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेना है, क्योंकि वह एंगल जिसे आप देखना चाह रहे हो उसको देखने के लिए एक बार ध्यान रखना वो ओपी के संगत है। तो एक्स सिरा इधर बढ़ेगा तो φ1 बढ़ता, वाई सिरा बढ़ेगा तो φ2 बढ़ेगा। ये पी तो कनेक्ट रखना है ना आपको एक्स और वाई से, तो 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? हाँ, अब अनंत लंबाई तो अप्रोक्सीमेटली उसको 90 डिग्री अपन अज्यूम कर सकते हैं, तो होगा तो 90 से कम ही, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि अप्रोक्सीमेटली आप कितना अज्यूम कर लो? 90 डिग्री। अब ये 2 में पुट कर दो सब, फॉर्मूला जो है 2 से अनंत लंबाई के तार के लिए बी म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 की वैल्यू भी π/2 एंड साई φ2 की वैल्यू वही है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 यानी 1 और 1 2 हो गया। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी इंटू 2, और इंटू 2 हुआ तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 I अपॉन 2 पाई डी होगा। अब साहब ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला आप मिक्सअप कर दोगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र वाले से मिक्सअप कर दोगे,
क्योंकि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0ni/2r होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0ni/2r है। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के लिए है। अब आपके साथ क्या होगा कि आप कंफ्यूज जाएंगे, ये और ये मिक्स हो जाएंगे आपके, और आपको पाई जहां दिख जाएगा तो आप सोचेंगे पाई सीधे लंबे तार में तो कैसे हो सकता है, तो आप इस फॉर्मूले को उस जगह चेप देंगे, यानी वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र आप इसको समझेंगे। तो आपको मैंने पहले ही आगाह कर दिया कि आप दोनों में अंतर रखिएगा। वो जो चुंबकीय क्षेत्र देखा है मैंने आपको, वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण है और ये अनंत लंबाई के तार के कारण। मैं उसको फिलहाल मिटा देता हूं ताकि सामने रखने के कारण कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो समझ में आएगी बात कि आपको ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूलों में अंतर रखना है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, ये मैं आपको पहले। अब कुछ और चीजें उससे निकाल रहे हैं, तो कुछ और चीजें निकाल रहे हैं। विशेष परिस्थिति में जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको न्यूमेरिकल वगैरह में आवश्यकता इसलिए निकाल रहे हैं। बस मैं एकेडमिक वाले बच्चों से कहता हूं वो यहीं पर एंड कर दें, अगला ना देखें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल अप्रोच वो इतनी नहीं कर पाएंगे। मैं अगली चीज जो दिखा रहा हूं वो ओनली फॉर कंपटीशन पर्पज है ना। अगली बात है सीमित लंबाई के चालक के लिए अगर मान लो सीमित लंबाई होती, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता, तो सीमित लंबाई होती ये लिए सब XY, तो आप एक सिरे से ही ले लेते हैं ना बिंदु P की दूरी, ताकि φ1 की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो केवल ये एक ही कोण रह जाता जिसको आपने φ2 कहा है, तो φ2 की जगह केवल क्या लिख देते आप, φ लिख देते। ये लो सब। तो अगर लंबाई सीमित होती तो हम एक सिरे से ही लंबवत दूरी ले लेते। अभी तो हमने देखो तार की कोई सीमित लंबाई नहीं थी, तो फिलहाल जो हमने किया था, जो हम करके निपटे हैं, उसमें तो हमने देखो यहां से लिए। जब तार ही सीमित लंबाई का है तो एक सिरे से लंबवत दूरी अज्यूम कर लो आप, जैसे अपन ने ले ली। अब साहब आपके इस केस में φ1 तो हो गया गायब और फिर φ2 ही रह गया, तो φ2 को φ2 क्यों लिखो, जब φ1 रहा ही नहीं तो आप φ2 को डायरेक्ट क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब देखो 2 से, है ना, 2 से 2 क्या बोलता है सीमित लंबाई के लिए, μ0i/4πd, है ना, साइन φ1, φ1 तो 0 है, खत्म करो, एंड साइन φ2 कितना, φ2 की जगह अपन φ लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला ले गया b μ0i/4πd इंटू साइन φ। तो अगर सीमित लंबाई का तार है जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी d है, सीमित लंबाई का ऐसा तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु d दूरी पर है। मैं आपको बता रहा हूं एकेडमिक वाले इसको इसके चक्कर में ना पड़े, कंफ्यूज हो जाएंगे वो, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र इतना। अब यदि, है ना, यदि लंबाई अनंत हो, अब ध्यान रखें पहले जो आप देख रहे थे उसमें लंबाई दोनों सिरों से बढ़ रही थी, x सिरे से भी और y सिरे से भी। अब जो देख रहे हैं उसमें एक सिरे से लंबाई नहीं बढ़ सकती, वो तो अपन ने फिक्स कर दिया, वहां से तो लंबवत दूरी p ले ली, उसके बाद ये फॉर्मूला बना दिया ऊपर जो आपके सामने दिख रहा है। अब तो अनंत लंबाई है तो तार किधर से बढ़ेगा, y से ही बढ़ेगा। अब x से बढ़ता हुआ नहीं देखे हुए आप। तो साहब यदि लंबाई अनंत हो तो अब आप क्या नाम से फाई बराबर कितना करेंगे,
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90। जैसे आपने फाई 1 और फाई 2 भी किया ही था, ये रहा, है ना। अब क्योंकि लंबाई आप एक ही सिरे से ले रहे तो फाई अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 90। फाई 1 तो बचा ही नहीं ना, फाई 1 तो 0 हो गया। अब देखो, इसलिए अब अनंत लंबाई लेते हैं तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 मतलब पाई बाई 2 साइन 91, तो बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी। अब मैं एकेडमिक वाले बच्चों को इससे मना कर रहा था कि ये भी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये भी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर आपसे कोई सिंपल ये कहता अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आप यही लिखेंगे। ये तो स्पेशल केस है, ये तब अनंत लंबाई जबकि एक सिरे से आपने लंबवत दूरी ले रखी हो। एक सिरे से लंबवत दूरी अगर d है तो उस केस में तार अगर अनंत लंबाई का तो चुंबकीय क्षेत्र है, वरना ये नहीं है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी वजह से मैंने क्या है कि ये आपको कहा कि एकेडमिक वाले बच्चे इसको न देखें। जो बच्चा कंपटीशन का है वो तो समझ जाएगा, उसको तो समझ में आ जाएगा। कंपटीशन जो दे रहा है वो समझता है कि इसमें क्या सिचुएशन और उसमें क्या सिचुएशन। तो बच्चों से ये आपकी एप्लीकेशंस खत्म होती है ना। बायो सावर्त की 2 ही एप्लीकेशन थी, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट निकला। अब मैं आगे की तरफ और चुंबकीय क्षेत्रों की गणना करूं तो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पहले चुंबक से फैमिलियर कर दूंगा, तो अब मैं न्यूमेरिकल करूंगा। अभी से चालू कर देता हूं। ये एपिसोड हालांकि लंबा नहीं होने देंगे, इसमें कम न्यूमेरिकल डाल देंगे छोटे छोटे करके, या एक बड़ा न्यूमेरिकल डाल देते हैं, है ना। अगला जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल का ही लेंगे। तो पहले अपन बायो सावर्त की जो एप्लीकेशन है, इटसेल्फ बायो सावर्त है, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल के बाद अगली अपन एप्लीकेशन या अपना अगला टॉपिक लेंगे। एप्लीकेशन तो खत्म हो गया ना। तो सब अब मैं इसका एक लेटेस्ट हाथ के हाथ इसका एक न्यूमेरिकल लेता हूं, और चित्र वाले न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूं, है ना। थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, सब देखो तरीके से होगा, है ना। अब इसमें ये मैंने एक वृत्त बना दिया, हालांकि बोर्ड में डिजिटल बोर्ड है तो ये चीजें मिटानी पड़ जाती। ये इनफाइनाइट है ना, क्या क्या मिटाना है अभी चक्कर तो पड़ेगा। देखो मिटाते समय ये सेंटर है साहब इसका, है ना, ये सेंटर क्लियर। इसकी रेडियस मैं बता दूं आर और ये आर, है ना। चित्र वाला न्यूमेरिकल है, देखने में थोड़ा आनंद लीजिए आप, है ना। इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, ये 2 वायर हैं। अभी सब मैं अरेंज करके आपको देता हूं, मुझे अब बीच में डिलीट करनी पड़ेगी, जैसे ये करना है, लेकिन ये करते ही सारा चक्कर बढ़ जाए। कोई बात नहीं, अभी मैं ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, है ना। ये वृत्त था साहब, अब उस वृत्त को मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये ऐसे था वो वृत्त जो मिट चुका है, ये मिटाना था, ये मिटाना था। अब आप समझ ही चुके, तो आर्तिजा का वृत्त था ये, है ना। थोड़ा सा ठीक है। अब धारा की दिशा दिखा देता हूं मैं। ये मैंने धारा की दिशा दिखानी है, ये धारा है ना, ये धारा की दिशा सेम, ये त्रिज्या है साहब, है ना। इसको अलग से इसमें मत जोड़िए ना, ये जोड़ेंगे नहीं, ये तो डिस्टेंसेज है,
मैं आपको इसमें काट काट के दिखा दूं। चलो काट के दिखाने के बजाय एक बार ये यूं कर देता हूं ना, ये आ रही हैं, त्रिज्याएं हैं ये, ठीक है। चलो सब, धारा का मान भी लिख देता हूं मैं, आई सभी जगह, है ना। ये धारा का मान भी, चित्र वाला न्यूमेरिकल है, इंटरेस्ट लीजिए। इसके पार्ट दिखा देता हूं, ए बी सी डी ई, है ना। इधर ले लें एफ जी एच आई जे। अब सब क्वेश्चन समझ लो, धारावाही चालक है, दिखाई दे चित्र आपके सामने कंप्लीट हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो समझने का प्रयास करें। ये कह रहा है कि ये बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। अब आपको बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, चित्र वाला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप इसको एंजॉय करें। केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ठीक है। अब मैं पार्ट कर रहा हूं, पार्ट देखो कैसे करते हैं, ये आपने सीखना है ना। ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, मैं कुछ सोच के कर रहा हूं, वो आपको अभी सब बता दूंगा। प्लस डी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको एक तरफ सेपरेट कर देता हूं। मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, ये वाला पोर्शन ले लिया। अब क्यों साथ ले वो अभी आपके सामने ले। दूसरा सब एफ जी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एफ जी के कारण, है ना। और एक ले लेता हूं मैं आई जे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, एफ जी आई जे दोनों हो गए ना। आई जे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों पार्ट भी आ गए, पार्ट करने पड़ते हैं। अब ये बचता है ना, वृत्त जैसा पार्ट, BCD, BCD, है ना सब। बड़ा थोड़ा सा कंफर्टेबली देखिए, क्योंकि चित्र वाले न्यूमेरिकल है तो इंटरेस्ट आएगा इनमें, इसलिए मैंने पहले GC चालू किया है। BCD और GHI, GHI, है ना। ये सब सारे चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दो, कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो ये तो आपको भी समझ में आ गया कि मैंने 6 टुकड़े किए, 6 से ज्यादा है भी नहीं, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र इन 6 टुकड़ों के कारण चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर। अब देखो मैं आपको 1 बाय 1 समझाता जाता हूं और पीस लेता जाता हूं, है ना। सबसे पहले मैं ए बी की बात करूं और डी की बात करूं। ध्यान से देखो, ए बी व डी ऐसे अनंत लंबाई के तार हैं जिनके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु r दूरी पर है। देखो अनंत लंबाई का तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु r दूरी पर है। ऐसे डी को देखो, अनंत लंबाई का तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी को देखो अनंत है, सॉरी r है। अब अभी ये फॉर्मूला आपको मैं पढ़ा के निपटाऊं। ऐसा तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी या लंबवत दूरी p है और तार अनंत लंबाई का, उसके कारण चुंबकीय μ0 I/4π d की जगह अपने r आ जाएगा। तो सब ये मैंने ए बी व डी के लिए मैंने बता ही दिया। ए बी और डी क्या है? ऐसे अनंत लंबाई के तार जिनके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की लंबवत दूरी r है। तो सब ए बी और डी ई इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 I/4π d की जगह कितना आ गया r। तो ये फॉर्मूले का साहब आपके यूज करके दिखा दिया मैंने। ये केवल किसके लिए? ऐसे अनंत लंबाई का तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की लंबवत दूरी d है।
तो ये भी अनंत लंबाई का तार है जो मैंने लिया था, जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी स्मॉल r है। तो ये दोनों साफ सेटिस्फाई हो गए। अब आप समझ गए कि मैंने दोनों एक साथ क्यों लिए थे, क्योंकि दोनों सेम चीज थे, दोनों के दोनों। अब आ जाओ सब FG, ये FG और IJ है ना, FG और IJ की बात करो। देखो ध्यान से, FG पर आप कोई अल्पांश लेते हैं, देखता हूं मैं आपको अल्पांश दिखाता हूं व्हाइट कलर से, या IJ पर कोई अल्पांश लेते हैं, ये व्हाइट कलर से दिखा दिया। बायो सावर्त कहते हैं इसे किससे मिलाओ, प्रेक्षण बिंदु से। बायो सावर्त कहते हैं इसे किससे मिलाओ, प्रेक्षण बिंदु से। अब आप देखें मैं किसकी बात कर रहा था, FG व IJ के बारे में बात कर रहा था, है ना। बस काम खत्म होने वाला है। चित्त वाले न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, चित्त वाले न्यूमेरिकल इजी होते हैं, बस उसको ये प्यार से समझना चाहिए। तो साहब भाग FG व IJ के लिए है ना। अब बायो सावर्त कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा हो तो आप अल्पांश लो, ले लिया, उसको प्रेक्षण बिंदु से मिलाओ, मिला दिया। जब आपका कुछ भी, आपको कोई किसी शेप के लिए फॉर्मूला तैयार नहीं हो तो आप डायरेक्ट बायो सावर्त लगा दो। बायो सावर्त बेस्ट ऑप्शन है, कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी की तरफ मत दो, डायरेक्ट बायो सावर्त लगा दो। अब इन दोनों पे देखो, अल्पांश DL पैरेलल है R के, ये देखो दोनों पैरेलल है, यानी सीधी सीधी बात है कि थीटा या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, दोनों पैरेलल हो गए ना, DL और R। अब इससे थीटा 0 के तो इससे 180 कहना पड़ेगा। और अपन जानते हैं कि बायो सावर्त में थीटा बराबर 0 डिग्री हो 180 डिग्री हो तो दोनों ही स्थितियों में साइन थीटा यानी साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होगा। इसलिए ये दो पार्ट हैं BFG और BIJ, इन दोनों के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0 है। तो पहले पार्ट के कारण निकाल लिया, पहले का सेट हो ही गया, दूसरे पार्ट का आपको पता पड़ ही गया, सभी मान एक में रखने हैं। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में BCD एंड GHI, तो BCD एंड GHI के लिए अब इसकी बात करो साहब। दोनों वृत्त के भाग हैं, एक सर्कल का पार्ट है, ये भी एक सर्किल का पार्ट है, मैंने बना ही दिया था शुरू में, ये भी सर्किल का पार्ट है। दोनों की लेंथ भी सेम ही है, ये भी 1/4 ऑफ रेडियस है, सॉरी परिधि का चौथाई है, ये भी परिधि का चौथाई है। भाई अपन ने 4 पार्ट कर लिए, ये वाले तो गायब कर ही दिए थे शुरू में, मिटाए जो है। तो सब दोनों की लंबाई भी समान है, दोनों में धारा भी समान है, इसमें भी आई है इसमें भी आई है, दोनों से बिंदु O की दूरी भी समान है, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा। कहां पर? O पर। बिल्कुल सही, आप भी सहमत हैं इस बात से, क्योंकि सब कुछ दोनों में समान है तो दोनों के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा। लेकिन अब ध्यान से देखना, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना। धारा नीचे अंगूठे से, चारों उंगलियां किसको दिखा रही हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दिखा रही है, प्रेक्षण बिंदु को दिखा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां आया? चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। तो सब अगर मान लीजिए आप बात करें GHI है ना, तो मैं इसे लिख देता हूं BGHI। चुंबकीय क्षेत्र तो समान है लेकिन दिशा कहां आई? तल के लंबवत अंदर की ओर। तल के लंबवत अंदर की ओर को अपन किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। ठीक है सब। अब आ जाओ साहब BCD, इसकी बात करो।
है ना। बात तो ऐसे ही रहेगा, अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, कोशिश चलो ये हो गया है ना। ये देखो धारा की दिशा नीचे अंगूठे की तरफ, चारों फिंगर बिंदु O की तरफ झांक रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां गया? बाहर। तो BCD के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र देखें BCD, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें तो ये तल के लंबवत बाहर। अब देखो साहब, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, क्योंकि ये भी परिधि का 1/4 है, ये भी परिधि का 1/4। दोनों से बिंदु P की दूरी भी O की दूरी भी समान है, दोनों में धारा भी समान है, लेकिन दोनों के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में। GHI के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, जबकि BCD के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर है। तो साहब इसलिए BGHI इज इक्वल टू माइनस BBCD, यानी दोनों का टोटल करें, है ना, यानी BGHI प्लस BBCD दोनों का टोटल क्या होगा? 0 होगा। तो कहने का मतलब, पहले तो आप ये समझ होंगे कि पार्ट किस स्टाइल में करते हैं या क्या सोच रहती है एक जैसे पार्ट की। अब बस आपको फाइनली ये सभी वैल्यू 6 टुकड़े किए थे आपने, ये 6 की 6 वैल्यू आपको किस में रखनी है? 1 में। बस 1 में रख दें, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो 1 में रख देता हूं। 1 से रखो सब खटाखट खटाखट। ABD का लिख ही दिया अपन ने, कितना आया? μ0I अपॉन 4πr, ये रहा। और दूसरा वाला भी कितना है? μ0I अपॉन 4πr। तो ये सब दोनों लिख दिए, यहां से देखो μ0I अपॉन 4। अब इन दोनों की बात करो, इन दोनों के कारण 0 है, तो सब +0 एंड अगेन 0, ये भी हो गया सब दोनों के कारण। इन दोनों का टोटल कितना है? 0। इन दोनों का टोटल 0 है ना। तो बस यही बचा आपके पास। तो क्या लिखोगे साहब? बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का आप टोटल कर दो तो μ0I है ना अपॉन, अभी आप 2 कर दो, 2 गुना करोगे तो ये 2 नीचे कट जाएगा, तो μ0I अपॉन 2πr जोड़ दिया मैंने ना। तो अब 1 और 1 2 हो गए, तो दुगना कर दिया, 2 से मैंने 2 पाया। तो ये सब बिंदुओं पर चुंबकीय चित्र वाला न्यूमेरिकल है। इससे 1-2 इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल चित्र वाले और कराएंगे अपन, और लेंगे, है ना। और फिर दूसरे थ्योरी वाले भी ले लेंगे, लेकिन आप अभी न्यूमेरिकल से थोड़ा सा इनको देखें, इनको समझें। चित्र वाले न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। इससे चुंबक समझ में भी आता है, उसकी उपयोगिता समझ में आती है। तो मेरा तो आपसे यही गुजारिश है कि मैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल ही दूंगा और अच्छी कोशिश करूंगा इसी तरह से कि एक एक बारीकी समझाने की कोशिश करें। लेकिन हर चीज़ के लिए एक समय सीमा, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो होती है, सामने होते हो तो बात अलग है, पर रिकॉर्डिंग में तो हमारे पास समय सीमाएं रहती हैं। आप भी अधिक समय तक नहीं देख पाते, हम भी अधिक समय तक नहीं सुना पाते, है ना। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल एक नेक्स्ट लेक्चर ही न्यूमेरिकल का लेने का मूड बना, फिर देख लेंगे। अगर बचता है, बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उससे पहले चुंबक आपको फर्स्ट क्लास है। तो बच्चों बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।